हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं नेशनलिज्म वर्ड के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। नेशनलिज्म एक सोच है, यह एक ऐसी सोच जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि यह देश किसी एक के बाप का नहीं बल्कि यहाँ पे रहने वाले सभी नागरिकों का है। यहाँ पाई जाने वाली सारी रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, मिनरल, इन सभी पर अधिकार यहाँ के रहने वाले नागरिकों का है। अगर हमारे अधिकारों को कुछ छीनने की कोशिश करता है तो हम उसकी बखिया उधेड़ देंगे। यानी दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बट कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अगर ऐसी भावना हमारे अंदर है, ऐसी सोच हमारे अंदर है, उसी भावना को नेशनलिज्म कहा जाता है। इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर यूरोप के जो डिफरेंट कंट्रीज है उन सभी के बीच नेशनलिज्म की भावना कैसे प्रोड्यूस होती है। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग एक फेमस पेंटिंग से करेंगे जिसका नाम होगा फ्रेडरिक सोरियू पेंटिंग्स। तो बिना टाइम गवाए हम लोग टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा फ्रेडरिक सोरियू पेंटिंग। ठीक है, तो बात करूंगा तो फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने 1848 में 4 प्रिंट्स की एक सीरीज तैयार की थी जिसमें उन्होंने वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बनते हुए दिखाया है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि अब उन देशों में मोनार्की सिस्टम खत्म होने वाला है और उसकी जगह पर डेमोक्रेटिक सिस्टम आने वाला है। सोशल रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि अब उस देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, साथ साथ उसके तहत लोगों को कुछ अधिकार भी मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने पेंटिंग में दिखाया है कि यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट के डिफरेंट कंट्रीज के पीपल, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के मेन और वुमेन, साथ साथ सभी सोशल क्लास एक लंबी लाइन लगाए हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी देश इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर लेगा वो एक नेशन स्टेट बन जाएगा। और उस समय तक दो देश अमेरिका और स्विट्जरलैंड इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं और वो एक नेशन स्टेट बन चुके हैं। नेशन स्टेट का कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इन दोनों देश के जस्ट पीछे अभी अभी फ्रांस पहुंचा है जिसकी पहचान हम लोग न्यू ट्राई कलर फ्लैग से कर सकते हैं। और इस फ्रांस के पीछे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिर प्रसिया, पोलैंड, हंगरी, रसिया, ऐसे बहुत सारी यूरोपियन कंट्री लाइन लगाई हुई है। जो भी देश इस स्टैचू लिबर्टी को पार कर लेगा वो क्या बन जाएगा, नेशन स्टेट बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक सोरियू पेंटिंग। आई थिंक इतना तक सबको समझ में आ गया हो। इसके अतिरिक्त हेवन से क्रिस्ट, सेंट और एंजल्स इस सुंदर दृश्य को देख रहे हैं और इस पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियू ने वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्री के बीच में फ्रेटर्निटी या भाईचारे की भावना को दर्शाने की कोशिश किया है। ये सारी चीजें दी गई फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग में। तो जो फिगर बुक में जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर को बेहतर तरीके से स्टडी करना है इस थ्योरी के अनुसार, तो चीजें समझ में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है किसके तौर पे, तो लिबर्टी के तौर पे, यानी स्वतंत्रता की देवी के तौर पे इनको पर्सोनिफाई किया गया है। अब मैं बात करता हूँ पर्सोनिफिकेशन वर्ड का मतलब होता क्या है। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का उपाधि देते हैं या लिविंग थिंग उसको मान लेते हैं उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि हमारे देश में हमारी धरती को माँ कहा जाता है, यानी कि ये धरती तो हो गई नॉन लिविंग, लेकिन जैसे हम लोग उसको माँ मान लिए वो किस रूप में चेंज हो गए, लिविंग थिंग में चेंज हो गए। यानी कि जब हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करते हैं तो एक अलग तरह का सेंटिमेंट हमारे अंदर बन जाता है। उसी तरीके से फ्रेडरिक सोरियू ने भी, या जैसे बोल सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री ने भी लिबर्टी के तौर पे किसको पर्सोनिफाई किया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया हुआ है। ठीक है, इनकी एक हाथ में अगर देखा जाएगा तो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट को हिंदी मशाल बोला जाता है, ताकि जो भी देश लाइन में लगा हुआ है वो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख ले कि हम लोग मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। और दूसरे हाथ में वो उन्होंने
द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन लिखी हुई है, ताकि जो भी देश स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचे वो द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन यानी मानव के क्या क्या अधिकार होते हैं उसको पढ़ ले, ताकि वो आने वाले समय में अपने देश के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्थापित कर पाए। ठीक, आई थिंक ये वाला पूरा कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा, और फ्रेडरी सोरेल का पेंटिंग क्या बोलना चाहता है ये भी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ और वर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, यूटोपियन का मतलब क्या होता है, प्लेबिसाइड वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड की बात करेंगी तो यह गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, यानी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म जिसके पावर एक्सरसाइज को लेकर किसी प्रकार का रोक टोक न हो, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन न हो, उसको या उस गवर्नमेंट के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। और फ्रेडरी सोरेल के पेंटिंग में दिखाया भी गया है कि अर्थ पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के रिमेन्स सेटर्ड कंडीशन, टूटी फूटी कंडीशन में पड़ी, कहीं पर मुकुट गिरा है तो कहीं पर कंगन गिरा है, ये सब दिखाया गया किसमें, फ्रेडरी सोरेल के पेंटिंग में दिखाया गया है। 4 पेंटिंग में से पहला पेंटिंग को बुक में क्या किया गया, पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ यूटोपियन वर्ड का मतलब। यूटोपियन का मतलब ये हुआ एक ऐसा समाज की परिकल्पना करना जो कि कभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि एक ऐसा समाज देखना जो कि इतना अच्छा है, इतना अच्छा, इतना आइडियल है कि वो कभी रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटोपियन। और फ्रेडरी सोरेल का जो पेंटिंग है उसमें फ्रेडरी सोरेल ने अपनी यूटोपियन विजन को ही दर्शाया हुआ है, जो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है रियल लाइफ में। तीसरी में बात करते हैं प्लेबिसाइड वर्ड की मतलब। तो मान लेते हैं कि हमें एक प्रपोजल दे दिया गया और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, इसके लिए किसी खास रीजन के लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोट कराया जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेबिसाइड बोलते हैं। यानी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म जिसके पावर एक्सरसाइज को लेकर किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। एक ऐसा समाज देखना या एक ऐसा समाज की परिकल्पना करना जो कि कभी रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं यूटोपियन। प्लेबिसाइड का मतलब ये हुआ कि किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए कि रिजेक्ट किया जाए, इसके लिए जब हम लोग किसी एक रीजन में रहने वाले लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोट कराते हैं, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेबिसाइड बोलते हैं। आई थिंक ये सारा का सारा कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आखिर यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो सबसे पहले जो भावना थी वो किस देश को द्वारा लाई गई, तो वो देश थी फ्रांस। और किसके द्वारा लाई गई थी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा। मैं बात करूंगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम था, यानी कि वहां के लोगों के पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, सोवरेनिटी या जो संप्रभुता होती है, पावर की जो सर्वोच्चता होती है, वह राजा के हाथों से छिन गई या मोनार्किकल सिस्टम से छिन गई और वो कॉमन पीपुल के हाथों में चले गए। और कॉमन पीपुल को पास ये अधिकार हो गया कि इस देश को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है, यानी देश का निर्माण कैसे किया जाए, साथ साथ इस देश का डेस्टिनी कैसा होगा, ये सब इनके हाथों में चला गया, तो कॉमन पीपुल के हाथों में चला गया। इसी आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का जो सबसे पहला एक्सप्रेशन हमें किससे मिलता है, तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलता है। ठीक है, आई थिंक ये वाला लाइन सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शुरू करने के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए या क्या क्या नियम बनाए गए, जिसमें मैं लिखा है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि किसी देश के अंदर रिवॉल्यूशन चालू करना है या विद्रोह करना है, तो उसके लिए भीड़ चाहिए। भीड़ तभी हो सकता है जब लोगों की सोच क्या हो, एक जैसी है। तो उसके लिए जितने फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे वो बहुत समय पहले से ही लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना को विकसित करना शुरू कर दिए, ताकि लोग एक दूसरे की
लोग एक दूसरे की भावना को समझ सके और भारी संख्या मिलकर रिवॉल्यूशन करें। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो जितने फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना को लाने के लिए बहुत सारे मेजर्स भी अपनाए, जैसे कि उन्होंने ला पेट्री और ले सिटियोन की भावना को लोगों के अंदर विकसित किया। इन दोनों वर्ड का मतलब सबसे पहले समझना। ला पेट्री एक फ्रेंच वर्ड है और ले सिटियोन भी क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। ला पेट्री का मतलब होता है द फादरलैंड। फादरलैंड का मतलब यह हुआ कि यह जो धरती है, इस धरती पर केवल राजा का नहीं बल्कि यह धरती हमारे पूर्वजों की, इसलिए इस धरती पे अधिकार हम लोगों का भी है। यानी कि लोगों के बीच में द फादरलैंड की भावना को विकसित किया गया। ले सिटियोन का मतलब है द सिटीजन। सिटीजन वर्ड का मतलब मैं समझाता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि पुराने समय में भी जब राजा महाराजा होते थे या मोनार्की सिस्टम जब किसी देश में था, उस समय भी कॉमन पीपुल होते थे। और आज के समय की बात करूं जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां भी कॉमन पीपुल है। लेकिन जब राजा महाराजा थे तो उस समय कॉमन पीपुल के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। वो राजा के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो जब कॉमन पीपुल के पास अपना अधिकार नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रजा या सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब कॉमन पीपुल के पास कुछ अधिकार है, जैसे बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ठीक है, इस तरह का अधिकार आ जाता है, नागरिकों को कुछ अधिकार, लोगों को कुछ अधिकार मिल जाता है, उनको हम सिटीजन्स बोलते हैं। तो जहां भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे कि इंडिया की बात की जाए तो यहाँ के लोगों के पास अपना खुद कुछ ना कुछ अधिकार है, यानी कि हम लोग सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या कहलाएंगे, सिटीजन कहलाएंगे। यानी कि ये दो भावना, ला पेट्री और ले सिटियोन की भावना फ्रेंच पीपुल के अंदर डेवलप किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी के द्वारा। तीसरी पॉइंट की बात करूं कि जितने भी एक्टिव सिटीजन्स थे उन सभी सिटीजन्स ने स्टेट जनरल को चुना और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। एक्चुअली में स्टेट जनरल था एक पॉलिटिकल असेंबली था और उसको चुना किसके द्वारा, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा की बात की जाएगा तो जितने फॉर्मर रॉयल फ्लैग को या जो राजशाही जो झंडा था उसको उखाड़ फेंका गया और उसके जगह पर एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारी चेंजेस की जा रही थी कब, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहला चेंज क्या किया गया कि लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना विकसित किया। दूसरा कि ला पेट्री और ले सिटियोन की भावना विकसित किया गया। तीसरा कि जितने भी एक्टिव सिटीजन थे उन्होंने स्टेट जनरल को चुना और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। चौथा कि जो रॉयल फॉर्मर जो रॉयल फ्लैग था उसको उखाड़ फेंका गया और उसकी जगह पर एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, पांचवा काम ये हुआ कि देश के नाम पे हाइमन्स कंपोज किए गए, ओथ्स टेकन, मार्टियर कमोमेरेटेड, यानी कि देश को देश के नाम पर यानी कैसे देश को लोकतांत्रिक कंडीशन में लाया जाए उसके लिए हाइमन्स कंपोज किए गए ताकि लोगों के बीच नेशनलिज्म की भावना विकसित की जाए। शपथ दिलवाए गए ताकि लोगों के बीच नेशनलिज्म की भावना विकसित की जा सके। इसके अतिरिक्त मार्टियर्स कमोमरेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीद हो चुके थे उनका गुणगान किया जाए। ये सारी की सारी चीजें किसके नाम पे की गई, तो देश के नाम पे की गई ताकि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना को विकसित किया जा सके। 6 पॉइंट की बात की जाएगा तो जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज थे उन सबको एबॉलिश्ड कर दिया गया, यानी कि अब सामानों को एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए जो टैक्स देना था उसको बंद कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी का मतलब ये हुआ कि देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह सामानों को ले जाने के लिए जो भी टैक्स लगते थे उन सारे टैक्स को भी क्या कर दिएगा, बंद कर दिया गया। सातवां यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर, यानी कि एक समान वेट्स और मेजर की प्रणाली लाई गई। आठवां यह हुआ कि रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और उसके जगह पर फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रेंच के अंदर अलग अलग भाषा के लोग रहते थे तो रीजनल जितने भी लैंग्वेज थे उसकी वजह से लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना डेवलप नहीं हो पा रही थी। इसलिए जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स हैं, जितने भी रीजनल लैंग्वेज थे उन सबको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया ताकि यह लैंग्वेज सभी लोगों के लिए कॉमन लैंग्वेज बन जाए, ताकि लड़ाई के समय या किसी विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने में दिक्कत न हो। नौवां सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक
सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लाया गया। इसलिए लाया गया ताकि उसके माध्यम से सभी लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जा सके। 10वां कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया कि इस देश का मिशन और डेस्टिनी होगा कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी को नेशन स्टेट बनाने में फ्रांस क्या करेगा, मदद करेगा। इसलिए जितने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे वो सभी नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको फॉरेन कंट्री में भी ले जाना शुरू कर दी। ये सारी चेंजेस की गई थी किसके दौरान, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको मैं एक बार 2 मिनट में झटके में कंप्लीट कर देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले कि लोग में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना विकसित की, फिर ला पेटी और लेसिटियन की भावना विकसित की। ये दोनों वर्ड का मतलब मैंने समझा दिया। तीसरा मैंने बोला जितने भी एक्टिव सिटीजन थे उनके द्वारा स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फिर मैंने बताया कि जो फॉर्मर रॉयल फ्लैग था उसको उखाड़ फेंका गया और उसकी जगह पर एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर मैंने बताया कि देश के नाम पे बहुत सारे काम किए, जैसे कि हाइमन्स को कंपोज किया गया, शपथ दिलाए गए, मार्टिर्स को यानी शहीदों को का गुणगान किया गया, फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को माफ कर दिया गया, फिर यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर की एक प्रणाली लाई गई, रीजनल डायलेक्ट से उनको डिस्करेज किया गया और उसकी जगह पर फ्रेंच लैंग्वेज को सभी लोगों की कॉमन लैंग्वेज बना दी गई। फिर एक सेंट्रलाइज सिस्टम लाया गया ताकि सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाया जा सके। और बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे उन सभी ने डिक्लेयर कर दिया कि इस देश का मिशन और डेस्टिनी होगा कि वो यूरोप के और भी जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी को नेशन स्टेट बनाने में मदद करेगा। इसलिए वो सभी यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की भावना को फॉरेन कंट्री में भी ले जाना शुरू कर दिए। आई थिंक ये वाला टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। कम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एवरीवन।